हेलो स्टूडेंट, जैसा कि यूपीएससी प्रीलिम्स आने वाला है सो अब आपका समय आ गया है रिवीजन करने का। और इसी के साथ परसिवरेंस आईएएस आप सभी के लिए यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन एमसीक्यू सीरीज लेकर आया है, जिसमें सभी सब्जेक्ट्स का आपका एमसीक्यूज के थ्रू रिवीजन कराया जाएगा। देखिए बच्चों, आप पढ़ तो सभी रहे हैं बट क्वेश्चंस लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हिस्ट्री के साथ। और हिस्ट्री में भी आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए जान सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर कोई प्ले करता है सो दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको ट्रीटीज को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। सो सबसे पहले जब आपको एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है तो आपको देखना है कि 3 ट्रीटीज के नाम यहाँ पर आपको रिपीटेडली देखने को मिल रहे हैं। जिस ट्रीटी में अगर मैं बात करूं सो फर्स्ट आपको यहां पर देखने को मिल रहा है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, एंड सेकंड ट्रीटी आपको देखने को मिल रही है ट्रीटी ऑफ सेरिंगपटम, एंड थर्ड ट्रीटी देखने को मिल रही है ट्रीटी ऑफ बसिन। तो जैसा कि आप सभी ने पढ़ा होगा कि अगर मैं बात करूं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की, मतलब जिस पर्टिकुलर एरिया में ये कंसंट्रेटेड होगा वो होने वाला है यहाँ पर बंगाल। और बंगाल में हमने सबसे पहले देखा कि जब ब्रिटिशर्स आए तो उनकी फर्स्ट चॉइस ही यहाँ पर बंगाल हुआ करती थी, जहां पर आपको नवाबशिप को देखकर लड़ाइयां देखने को मिलेगी। सो बंगाल में हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने मेनली 2 बैटल जो है यहाँ पर लड़े थे, जिसमें पहला बैटल था बैटल ऑफ प्लासी एंड सेकंड बैटल वाज बैटल ऑफ बक्सर। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की, तो जिस पर्टिकुलर बैटल का ये रिजल्ट हुआ करता था दैट वाज बैटल ऑफ बक्सर। सो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है वो फर्स्ट सीक्वेंस पे आने वाली है। और ये किसका रिजल्ट हुआ करती थी, तो बोलिए मेरे साथ कि ये होने वाली थी यहाँ पर रिजल्ट बैटल ऑफ बक्सर का। बैटल ऑफ बक्सर आप सभी ने पढ़ा होगा कि नवाबशिप को लेकर ये पर्टिकुलर बैटल जो है हो रहा था, जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर कैंडिडेट्स थे लाइक मीर जफर, मीर कासिम एटसेट्रा। एंड ब्रिटिशर्स ने इन सब डिस्प्यूट्स का फायदा उठाया और उसी के चलते एट लास्ट ये ट्रीटी हुई थी, जिसमें मुगल एम्परर इन्वॉल्व थे जिनका नाम था शाह आलम। और यहाँ पर आपको जो है बंगाल के नवाब वगैरह भी देखने को मिलेंगे। सो फर्स्ट ट्रीटी ये रहेगी। सेकेंडली अगर मैं बात करूं तो बंगाल के बाद ब्रिटिशर्स ने जो एरिया टारगेट करा दैट वाज मैसूर। भाई मैसूर जो है वो भी उस समय में अपने आप में बड़ा वेल्दी रीजन हुआ करता था। सो मैसूर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रूल चल रहा था हैदर अली का। सो हैदर अली के साथ आपको बैटल्स देखने को मिलेंगे। मैसूर में पर्टिकुलर 3 बैटल आपको देखने को मिलेंगे, जिन्हें हम एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से भी जानते हैं। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पर थर्ड बैटल जो कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर था, उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ ट्रीटी ऑफ सेरिंगपटम। सो ट्रीटी ऑफ सेरिंगपटम जो है वो यहाँ पर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का रिजल्ट हुआ करती थी। एंड एट लास्ट आप देख पा रहे हैं थर्ड ट्रीटी, जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ बसिन। ट्रीटी ऑफ बसिन जो है ये आपको मराठास के साथ देखने को मिलेगी कि मराठास जो है उनकी भी आपस में इंटरनल राइवलरी चल रही थी। मराठाओं में जो इनकी कॉन्फेडरेसी के नेता हुआ करते थे जिनका नाम था नाना फडणवीस, जब नाना फडणवीस की यहाँ पर डेथ हो जाती है तो सभी मराठास आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं, जिसके चलते मेन हेड जो होता था इनका वो बैठता था पूना में, जिसका नाम होता था पेशवा, या जिसे पेशवा के नाम से रिकॉग्नाइज करते थे। सो यहाँ पर सिंधियाज जो है वो पेशवा का थोड़ा फेवर करते थे, बट उस समय जो पेशवा है वो हुआ करता था बाजीराव सेकंड। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो होलकर्स हुआ करते थे इंदौर के, वो यहाँ पर सिंधियाज के साथ फाइट करेंगे, सिंधिया को एलिमिनेट करेंगे और नेक्स्ट उनका टारगेट होगा यहाँ पर पूना। और पूना में रहता था पेशवा। जब पेशवा को ये बात पता चली तो वो यहाँ से भागकर चला गया। वो भागकर जाकर वो जाएगा ब्रिटिशर्स के पास और एज ए रिजल्ट उनसे एक ट्रीटी साइन करेगा, जिसको हम बोलेंगे ट्रीटी ऑफ बसिन। सो बच्चों, आप यहाँ पर जो है इस चीज का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट बैटल के बारे में बताया, देन सेकंड बैटल हुआ और थर्ड बैटल हमने यहाँ पर देखा मराठास के साथ, जिसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ ट्रीटी ऑफ बसिन। तो ट्रीटी ऑफ बसिन में यही हुआ कि जो पेशवा बाजीराव सेकंड हुआ करता था वो ब्रिटिशर्स के पास जाएगा, उनसे हेल्प मांगेगा। एज ए रिजल्ट वो इनके कुछ पर्टिकुलर एरिया हुआ करते थे लाइक सूरत एंड बड़ौदा, उन सबको यहाँ पर एनेक्स कर लेते हैं। सो एज ए रिजल्ट आपका यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है, फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको देखने को मिलेगा ए। चलिए मूव करते हैं टूवर्ड सेकेंड क्वेश्चन। पढ़िए इस क्वेश्चन को। यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्कॉटिश हिस्टोरियन की बात हो रही है कि वो इंडिया में तो कभी भी नहीं आया भाई, बट उसने इंडिया के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी है और उसका एक लिटरेरी वर्क बहुत ही फेमस है, जिसका नाम आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो कि 1817 में लिखा गया था। और इस पर्टिकुलर बुक के अंदर उन्होंने किस चीज पर ज्यादा एम्फेसाइज किया था, तो उन्होंने कॉलोनियल वैल्यूज को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करा था। उसका टारगेट ही ये था बताना कि कैसे कॉलोनियल वैल्यूज जो है वो बहुत ही सुप्रीम हुआ करती है, कैसे यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपनी कॉलोनी के रूप में तब्दील किया। और यहाँ पर जिस चीज के ऊपर वो फोकस कर रहा था दैट वाज डिनंसिएशन ऑफ ओरिएंटलिज्म।
अभी ओरिएंटलिज्म की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न कल्चर की या फिर ईस्टर्न वैल्यू की, और ईस्ट में भी पर्टिकुलर हम जिस पे फोकस्ड हैं दैट इज इंडिया। सो इसका जो टारगेट है कि जो ब्रिटिश कल्चर है उसको सुप्रीम बताना है और इंडिया जो है उसको कहीं ना कहीं पर आपको जो है नीचे बताना है, इंफीरियर बताना है। तो कौन था वो पर्टिकुलर हिस्टोरियन? तो उसका नाम हुआ करता था जेम्स मिल। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ आपका? ए, जो कि हमने देखा जेम्स मिल। अब देखो ये आया तो कभी भी नहीं था, तो इसे कैसे पता कि इंडिया में यहाँ पर क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है? तो क्या है कि ये जितनी भी बुक्स वगैरह हुआ करती थी, जो भी यहाँ पर लिखा जाता था उन सबको रीड करता था और उन पर कई सारे एसेज लिखा करता था जिसमें हिंदू कल्चर के बारे में बहुत ही बुरी चीजें बताई जाती थी। सो हमारे यहाँ के एक और स्कॉलर हुआ करते थे जिनका नाम था अमर्त्य सेन, उन्होंने इसे इस बात के लिए काफी क्रिटिसाइज किया था। अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में हम जिस चीज पे फोकस करेंगे दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर ब्रिटिशर्स की जो एनेक्सेशन पॉलिसीज हुआ करती थी या एक्सपांशन पॉलिसीज की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपको दो यहाँ पर पॉलिसीज बहुत ही फेमस देखने को मिलेगी, जिसमें पहला रहेगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और दूसरी आपको देखने को मिलेगी सब्सिडरी अलायंस। अब अगर मैं बात करूं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें निकलती है कि आखिर इस पॉलिसी को कौन लाया था। सो दिस पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डलहौजी। सो डलहौजी जो है इस पर्टिकुलर पॉलिसी को लाया, जिसके चलते इनका टारगेट जो है वो ये था कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रिंसली स्टेट्स है और वहां पर जो है किसी का कोई लीगल वारिस नहीं है, लीगल मेल है या नहीं है, तो उस एरिया को यहाँ पर ब्रिटिशर्स के द्वारा एनेक्स कर लिया जाता था। तो इसके चलते हमारे यहाँ से कई सारे स्टेट्स का एनेक्सेशन हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि किस किस को इसमें किया गया था। सो अगर हम देखें इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है सतारा। तो यस, सतारा आता है आपका महाराष्ट्र में। सो सिर्फ ये यहाँ पर झांसी की रानी या फिर लक्ष्मीबाई के बारे में नहीं था, और भी जगह थी जिन्हें एनेक्स किया गया बट वो इतने हाईलाइट नहीं हुए। सो फर्स्ट ऑप्शन में हमने यहाँ पर बात करी सतारा, जो कहाँ आएगा? महाराष्ट्र में आएगा। तो यस, ये ऑप्शन सही है। देन अगर मैं बात करूँ झांसी, तो रानी लक्ष्मीबाई मोस्ट फेमस आप सभी जानते हैं, तो ये भी आएगा। एंड थर्ड हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उदयपुर की। उदयपुर की अगर मैं बात करूँ तो ये पर्टिकुलर उस उदयपुर का नहीं है, ये एक छोटा सा उदयपुर विलेज हुआ करता था वहीं पर, उसके बारे में हम ये बात कर रहे हैं। तो ये तीनों ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो बच्चों इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हुआ? डी, 1, 2 एंड 3। तो ये तीनों जगह जो है ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते क्या करी गई थी? एनेक्स करी गई थी। बट ये सिर्फ 3 नहीं थी, और भी थी। चलिए देखते हैं आगे। सो अगर मैं बात करूं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की तो इसके अंदर आपको और भी चीजें देखने को मिलेंगी, जिसके चलते आप देख सकते हो यहाँ पर संबलपुर उड़ीसा में देखने को मिलेगा। देन नागपुर भी हुआ करता था, झांसी, उदयपुर भी सभी इसमें आएंगे। सो ये सब तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बेसिस पे एनेक्स कर रहे थे। एट लास्ट 1856 में इन्होंने एक ऐसा स्टेप लिया जिसके कारण आपको भविष्य में बहुत बड़ा रिवॉल्ट देखने को मिलेगा। दैट वाज द एनेक्सेशन ऑफ अवध। अवध आपको पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। अब अवध में तो क्या है, वहां का राजा भी था, उसका बेटा भी था, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट जब इनके इंटेंशन ही थे यहाँ पर उसका राज्य जो है उससे छीनने के, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो उसके चलते इन्होंने अवध को यहाँ पर मिस गवर्नेंस के बेसिस पर एनेक्स कर लिया था, और उसको जब उसकी गद्दी से हटाया गया तो इतना गंदा ट्रीटमेंट किया गया कि यहाँ पर आपको लोगों का रिएक्शन फिर जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 के फॉर्म में देखने को मिलेगा। सो 1856 में इन्होंने किसका एनेक्सेशन किया था? अवध का एनेक्सेशन किया था। किस बेसिस पे किया था? सो ऑन द बेसिस ऑफ मिस गवर्नमेंट। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। सो अभी मैंने आपको बताया कि एक्सपांशन पॉलिसीज के चलते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी हमें कौन सी देखनी है? सब्सिडरी अलायंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बार सब्सिडरी अलायंस क्या था। अगर मैं बात करूं सब्सिडरी अलायंस की तो किसने इसे इंट्रोड्यूस किया था? सो दैट वाज रिचर्ड वेलेजली। तो वेलेजली जो है इस पर्टिकुलर पॉलिसी को लेकर आया था। अब क्या हुआ, इन्होंने बाय हुक और क्रुक यहाँ पर मैक्सिमम एरिया तो कवर कर लिया था। अब ये वॉर में और ज्यादा इंडल्ज नहीं होना चाहते थे। सो नए नए आइडियाज यहाँ पर लेकर आते थे, जिसके चलते वेलेजली एक आइडिया लाया जिसको बोला गया सब्सिडरी अलायंस। एग्जाम के लिए 3 चीजों को यहाँ पर लर्न कर लीजिए बहुत ही अच्छे से कि अगर सब्सिडरी अलायंस आता है तो क्या था आखिर वो। सो अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर सब्सिडरी अलायंस की तो देखिए इसमें इनके 3 कंडीशन हुआ करती थी। सबसे पहले जिसके साथ भी इसे साइन करा जाएगा उसे क्या करना है? सो उसका पहला पॉइंट होने वाला है डिसबैंड योर ओन आर्मी। मतलब राजा जो है उसको खुद की आर्मी रखने के अधिकार नहीं रहेंगे। मतलब उसने अपने हाथ तो खुद ही कटवा लिए यहाँ पर कि वो खुद की आर्मी नहीं रखेगा। सो पहला पॉइंट आप इसमें ये याद रखेंगे। सेकंड अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो इन्होंने बोला कि नो ट्रीटी
विदाउट इन्फॉर्मिंग देम, या नो ट्रीटी विथ एनी अदर यूरोपियन, कि आप जो है इनके अलावा किसी और से किसी भी तरीके की ट्रीटी नहीं करेंगे। सो ये हुआ इसका इनका सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड आपको यहाँ पर याद रखना है कि इन्होंने क्या किया। सो इन्होंने बोला कि ब्रिटिशर्स के अलावा कोई और यूरोपियन इनकी सर्विस में नहीं होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो नो अदर यूरोपियन इन सर्विसेज अदर देन ब्रिटिशर्स। तो देखो, आपको सब्सिडरी अलायंस में सबसे पहले कुछ चीजें याद करनी है कि सब्सिडरी अलायंस कौन लाया। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कौन लाया था, वेलेज़ली लाया। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लो कि सबसे पहले क्या करना है, जिससे भी साइन होगा उसको खुद की आर्मी नहीं रखनी है। दूसरा क्या है, कोई भी ट्रीटी अदर देन ब्रिटिशर्स, ये किसी के भी साथ साइन नहीं करेंगे। तो ये बार बार अदर देन ब्रिटिशर्स पे फोकस क्यों कर रहे हैं, आखिर किसका डर है इन्हें। तो आपने देखा होगा एडवेंट ऑफ यूरोपियन में कि सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं थे जो इंडिया में आए थे, इनके कई सारे राइवल्स भी हुआ करते थे या कॉम्पिटिटर्स भी थे, जिसमें सबसे बेहतरीन टक्कर इन्हें कोई देता था तो वो हुआ करते थे यहाँ पर फ्रेंच। और फ्रेंच का तो इनको डर बना ही हुआ था, इसीलिए बार बार प्रॉमिस करवा रहे हैं कि हमसे बिना पूछे आप किसी और के साथ कोई एग्रीमेंट तो नहीं करोगे, मम्मी कसम खाओ। तो बिल्कुल देखो वही हुआ। सो यहाँ पर नो ट्रीटी। थर्ड क्या बोला इन्होंने कि हमारे अलावा आप किसी और को सर्विस में भी मत रखिए, ताकि कल को कोई और आपकी हेल्प भी ना कर पाए। सो हिडन इंटेंशन इनके ये कुछ हुआ करते थे। अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ सब्सिडरी अलायंस क्या बोला गया है। तो फर्स्ट, नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस। आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा क्या ये पॉइंट सही है। सो देखो, नॉट अलाउड, तो ये तो आपको मैंने सबसे पहले बताया कि आप इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस नहीं रख सकते। सेकेंड पॉइंट को ध्यान से पढ़िए। देखो इसमें क्या लिखा है, सपोज टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव। क्या हम यहाँ पर इंडियंस की बात कर रहे हैं या हम प्रिंसली स्टेट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, नहीं। उन्होंने अगर आपकी आर्मी हटवाई है और वो बदले में आपको खुद की आर्मी देंगे तो वो प्रिंसली स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए देंगे, ना कि किसके प्रोटेक्शन के लिए, ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव की। इट मीन सेकंड पॉइंट यहाँ पर क्या होने वाला है, गलत होने वाला है। तो इस तरीके के ट्रैप्स आप लोगों के लिए एग्जाम में होते हैं। सो अगर आप यहाँ पर हमारे साथ ये सब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए वहाँ पर ईजी हो जाएगा। सो सेकंड पॉइंट क्या हुआ, यहाँ पर गलत हुआ। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पर कि जो भी इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है अगर आपने फॉलो नहीं करी तो उस केस में क्या होने वाला है। तो ब्रिटिशर्स का तो एकमात्र टारगेट होता था कि मत करो आप हमारी बात फॉलो, हम आपके एरिया को क्या कर लेंगे, छीन लेंगे। सो इसका परिणाम भुगतने को मिलेगा। आपको देखोगे कि जो नवाब ऑफ अवध हुआ करता था या फिर यहाँ पर हैदराबाद में जो निज़ाम हुआ करता था उसके कुछ पर्टिकुलर एरियाज ब्रिटिशर्स के द्वारा छीन लिए गए थे। तो यस, फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। तो अब देख सकते हो आप ऑप्शन क्या होने वाला है, सी, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो आप यहाँ पर, जो भी चीजें अभी मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करी है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसे बोलते हैं ड्रेन थ्योरी। ड्रेन थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आखिर ये थ्योरी किसने दी थी, ये आपको पता होना चाहिए। सो ड्रेन थ्योरी वाज गिवन बाय दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी ने एक थ्योरी दी कि भाई आखिर ये जो इंडिया का पैसा है ये कहाँ पर जाता है। तो इसके लिए बोला जाता था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर ही जा रहा है, अंदर भी अगर किसी को मिल रहा है तो वो इंडियंस को नहीं मिल रहा है। सो हम देखेंगे ड्रेन थ्योरी के अंदर क्या चीजें बताई गई है। तो सबसे पहले उसमें 2 चीजों पे बात करी गई है, दैट इज एक्सटर्नल ड्रेन एंड सेकेंड वन इज इंटरनल ड्रेन। अब देखो एक्सटर्नल ड्रेन कैसे हुआ कि जो भी हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स हैं हम उन्हें क्या कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं या फिर जिस भी तरीके का पर्टिकुलर अमाउंट इंसेंटिव हम उन्हें पे कर रहे हैं, या वो जो करप्शन कर रहे हैं, इतना हेवी करप्शन, वो पैसा जो है वो कहाँ पर जा रहा है, तो वो जाता था ब्रिटेन में। तो ये पॉइंट क्या हुआ आपका, एक्सटर्नल ड्रेन। एंड अगर मैं बात करूं इंटरनल ड्रेन की, सो इंटरनल ड्रेन में क्या है कि हमारे ऊपर बहुत सारे हेवी टैक्सेशन लगाए जाते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स वगैरह हो गए, या फिर प्रॉफिट ऑन इंटरनल प्राइवेट ट्रेड एटसेट्रा। तो ये सब भी कौन पे कर रहा है, इंडियंस ही तो पे कर रहे हैं, और अल्टीमेटली प्रॉफिट उन्हीं को हो रहा है, ब्रिटिशर्स को। सो इसलिए एक्सटर्नल ड्रेन और इंटरनल ड्रेन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये सब ड्रेन हम यहाँ से कर रहे थे, बदले में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा था, फायदा किसका हो रहा था, ब्रिटिशर्स का हो रहा था। सो ये क्वेश्चन जो है आपसे यही पूछना चाह रहा है, क्या ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर करेक्ट है। तो यस, इसका आंसर होने वाला है सी, मतलब बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 क्या है।
थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं हम, चीज़ों को वहाँ पर देखते हैं कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के, तो आपने एक एक्ट का नाम और सुना होगा, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813। क्या हुआ था चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में? तो इसके अंदर ये हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड करने की मोनोपोली हुआ करती थी, उसको एबॉलिश कर दिया गया था कुछ एक्सेप्शंस के साथ। वो एक्सेप्शंस क्या थे? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को दो चीजों के साथ एक्सेप्शन दिया गया था। फर्स्ट वन वॉज टी एंड सेकेंड वॉज ट्रेड विथ चाइना। तो ये दो चीजों के यहाँ पर एक्सेप्शंस दिए गए। बट आने वाले समय में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिसमें चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में इस पर्टिकुलर मोनोपोली को भी यहाँ एबॉलिश कर दिया जाएगा कि अब से कोई मोनोपोली आपके हाथ में नहीं रहेगी। सो पहला मेजर चेंज आपको यहाँ ये देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इस एक्ट में और क्या हुआ था, तो यस, इसके अंदर जो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को स्टैब्लिश किया गया था, जिसके चलते इंडिया में पहले लॉ मिनिस्टर बनाया गया था लॉर्ड मैकॉले को। मैकॉले का नाम आप सभी ने सुना होगा, इंग्लिश एजुकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है वो पर्सन। सो यहाँ पर उन्हें फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बनाया गया। उसके अलावा जो आप लोग आज एग्जाम देते हैं यहाँ पर ICS वगैरह का, इन सब के बारे में पहली बार बात उन्होंने ही करी थी। ऑल्दो उसे यहाँ पर जो है आप बोल सकते हो कन्फर्मेशन 1853 में मिलेगा, बट फर्स्ट टाइम अगर कोई प्रपोजल रखा गया था तो वो किसने रखा था? मैकॉले ने रखा था। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हुआ आपका यहाँ पर? सही। सो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। अब जब भी हम यूपीएससी का एग्जाम देने जाएंगे तो हमें अपनी चीजों को क्विकली करना है, और वो हम कैसे करेंगे कि हम यहाँ पर ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। कि हमें दिख रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन तो है ही, तो अब हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन वालों को चूज कर लेते हैं, मतलब सेकंड आपका यहाँ पर नहीं होने वाला है। एंड सेकंड अगर मैं बात करूं तो सेकंड को भी हम देखते हैं। सेकंड क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? द एक्ट वेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव पावर इन दी सिंगल अथॉरिटी इन ब्रिटिश इंडिया, नेमली द गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल। तो यस, गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल जो है वो भी किसका रिजल्ट थी? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पर ऑप्शन हो गया फर्स्ट एज वेल एज सेकंड, मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही सही है। सो आपका आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर? सी, मतलब बोथ 1 एंड 2। इसका एक्सप्लेनेशन जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं महलवाड़ी सिस्टम की। क्या था महलवाड़ी सिस्टम? तो आप सभी ने लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज को पढ़ा होगा, जिसके चलते इजारेदारी हो गया, परमानेंट हो गया, रैयतवारी हो गया, महलवारी हो गया। सो यहाँ पर जिस पर्टिकुलर लैंड रेवेन्यू पॉलिसी की हम बात करने वाले हैं दैट इज महलवारी सिस्टम। सो महलवारी सिस्टम क्या होता था? तो बच्चों इसके नाम में ही छुपा हुआ है कि महल मतलब क्या होता है। तो देखो कुछ चीजें आपको याद रखनी है कि फॉर सपोज अगर कहीं पर रैयत लिखा रहेगा तो रैयत का मतलब होता है पीजेंट्स, बाय हार्ट कर लीजिए आप इसको। उसके अलावा अगर मैं बात करूं महल, तो महल का मतलब होता था यहाँ पर विलेज। सो हम कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं? महलवारी सिस्टम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि आखिर इसे कौन लाया था। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पर महलवारी सिस्टम की, तो इसे इंट्रोड्यूस किया गया था बाय हॉल्ट मैकेंजी। किसने इंट्रोड्यूस किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका पढ़िए, वॉरेन हेस्टिंग वॉज एसोसिएटेड विद द कंसेप्शन ऑफ दिस सिस्टम। मतलब ये तो गलत हो गया। सो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका यहाँ पर? रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग की जगह यहाँ पर क्या आना था? तो यहाँ पर आना था हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट पे जाते हम। अ फील्ड वॉज अ बेसिक यूनिट ऑफ रेवेन्यू असेसमेंट अंडर महलवारी। मतलब क्या कोई खेत की एक पर्टिकुलर जमीन हुआ करती थी जिसके बेसिस पर टैक्सेशन लेते थे? नहीं। अभी हमने देखा कि महल का मतलब ही क्या होता था? विलेज। पूरे पर्टिकुलर विलेज से जो है यहाँ पर आपका टैक्स कलेक्शन किया जाता था। तो फील्ड तो इसकी यूनिट नहीं थी, इसकी यूनिट क्या हुआ करती थी? विलेज। मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया आपका? गलत हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड पर। तो इसमें बात करेंगे हम, अंडर द सिस्टम रैयत पेड अ वेरिएबल सम टू दी जमींदार हु देन पेड टू दी ब्रिटिशर्स। तो ये क्या बोल रहा है कि जो पीजेंट्स हुआ करते थे वो किसको देते थे? जमींदार को। और जमींदार किसको देते थे? ब्रिटिशर्स को। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं बात करूं महलवारी सिस्टम की, तो बच्चों जैसे कि हम बात कर रहे हैं विलेज की, सो यहाँ पर पर्टिकुलर विलेज का हेडमैन अपॉइंट किया जाता था। ये जो हेडमैन है इसका काम होता था यहाँ पर कलेक्शन का, और देन ये सबमिट करता था यहाँ पर ब्रिटिशर्स को। ये पर्टिकुलर सिस्टम लाया ही गया था यहाँ पर जमींदार को एलिमिनेट करने के लिए। सो इस हिसाब से आपका थर्ड पॉइंट भी क्या हो गया? गलत हो गया। मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही गलत है। तो बताइए मुझे इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर रहेगा डी, दैट इज नन ऑफ द अबव।
अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे परसिवरेंस आईएएस पर यूपीएससी और एमपीपीएससी का नया बैच लॉन्च किया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है, जिसका प्राइस होने वाला है 4500 रुपीज़। इसमें जो है बच्चों आपको पूरा प्री प्लस मेंस का इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कराया जाएगा। कोर्स की वैलिडिटी जो है वो 1 ईयर की होने वाली है। कंप्लीट सिलेबस कवरेज आपको जो है इसमें मिलने वाला है। तो अगर आप बहुत ही अच्छे से स्मूथली क्वालिटेटिव एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं या फिर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप जो है इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही है देन प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए क्या लिखा है। विथ रेफरेंस टू द रिकॉर्ड कीपिंग इन अर्ली ब्रिटिश इंडिया। भाई ये बात तो मैं आप लोगों को शुरू से ही बताती हूँ कि हमारे यहाँ पर जो इंडियंस हुआ करते थे उनको यहाँ पर जो है पढ़ने का ज्यादा शौक था इन कंपैरिजन टू राइटिंग, और वो पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड रहते थे। तो पढ़ने के लिए रिकॉर्ड तो कहीं ना कहीं से आता होगा। तो यस, ये रिकॉर्ड कीपिंग का काम कौन करते थे? ब्रिटिशर्स करते थे। सो अगर मैं बात करूँ रिकॉर्ड कीपिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है तो यस, इसके लिए कुछ पर्टिकुलर ऑफिसर्स होते थे। पढ़िए फर्स्ट स्टेटमेंट को। डेडिकेटेड रिकॉर्ड रूम्स वर अटैच्ड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन सच एज विलेज तहसीलदार ऑफिस एंड कलेक्टर्स। तो यस, आप बोल सकते हो कि जो तहसीलदार ऑफिस होता था या कलेक्ट्रेट होते थे वहां पर पर्टिकुलर रिकॉर्ड रूम बनाए जाते थे। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें कि पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक आर्कीव्स एंड म्यूजियम्स वर एस्टैब्लिश्ड टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड। यस, उस समय के रिकॉर्ड्स बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया जाते थे आर्कीव्स या फिर म्यूजियम में। जैसे कि जो भी न्यूज़पेपर उस समय में पब्लिश होते थे उनका पर्टिकुलर रिकॉर्ड रखा जाता था। उसके अलावा जो भी डे टू डे बेसिस पे सर्वेज होते थे, फॉर सपोज जैसे कि कब रेनफॉल हो रहा है, कब कैसा क्लाइमेट होने वाला है, ये सब चीज़ों तक को भी रिकॉर्ड किया जाता था। सो ब्रिटिशर्स इस चीज़ में बहुत ही माहिर हुआ करते थे, तो उन्होंने पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन भी बना रखे थे। सो इस हिसाब से आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको कि सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो भी क्या होने वाला है? करेक्ट होने वाला है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए। रेवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड इन दी विलेज इन दी अर्ली 19th सेंचुरी। तो अभी तो मैंने आपको बताया कि यस, सर्वे करे जाते थे यहाँ पर, जूलॉजिकल, बॉटनिकल या फिर हर तरीके के पर्पस के साथ यहाँ पर जो है सर्वे करवाए जाते थे एंड उनका रिकॉर्ड जो है यहाँ मेंटेन किया जाता था। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही है। तो देखिए ऑप्शन क्या हुआ? ए, मतलब तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट होने वाले हैं। ये देखिए बॉटनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, फॉरेस्ट सर्वेज वगैरह सब कुछ उस समय में मेंटेन किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की। तो चलिए एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि क्या था इसका रीजन और कैसे क्या स्टार्ट हुआ, फिर हम स्टेटमेंट्स के साथ भी डील करेंगे। कि जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर बंगाल वाले एरिया को कैप्चर कर लिया, सो अब उनका नेक्स्ट टारगेट जो हमको दिख रहा था दैट वाज मैसूर। और मैसूर जो है वो दिन पे दिन यहाँ पर राइज होते जा रहा था अंडर द रूल ऑफ हैदर अली। सो इसके चलते इन्हें मैसूर पर अटैक करना पड़ेगा। बट उन्हें कहीं ना कहीं ये बात पता थी कि मैसूर से हम अकेले नहीं लड़ पाएंगे, तो क्या करना है? तो फूट डालो और शासन करो तो अपने यहाँ पर पहले से ही चलता है। तो जिसके चलते इन्होंने मैसूर से लड़ने के लिए उसी के जो नेबर्स हुआ करते थे उन्हें कांटेक्ट करा, जिसमें आपको टॉप में देखने को मिलेंगे यहाँ से मराठास। फिर अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा हैदराबाद का निजाम, और नीचे एक छोटा सा स्टेट हुआ करता था जिसको बोलते थे ट्रेवनकोर। तो इस तरीके से तीनों साइड से उसके जो नेबर्स हुआ करते थे उनको कांटेक्ट किया गया और यहाँ पर ये वॉर होता है। बट हैदर अली को इस बात का पता चल जाता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की। सो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में कुछ इस तरीके से यहाँ पर पूरी की पूरी स्ट्रेटेजीज बनाई गई। बट हैदर अली को इस बात का पता चल गया और उसने इन तीनों नेबर्स को इनसे डिटैच कर दिया यहाँ पर, उन्हें ब्राइब करके। अब क्या हुआ? तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर तो यहाँ पर हैदर अली जीत गया। अब ब्रिटिशर्स के मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो हमें ही जीतना है और यह हमें भविष्य में करना ही है। तो जब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर यहाँ पर एंड हुआ था तो उसके चलते एक ट्रीटी करी गई थी ब्रिटिशर्स के साथ में। क्या थी वो ट्रीटी? ध्यान से सुनना कि फर्स्ट ट्रीटी में यहाँ पर डिसाइड किया गया था कि भविष्य में अगर कोई भी मैसूर पर अटैक करेगा, कोई भी मतलब कोई भी हो सकता है, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, अगर कोई भी मैसूर पर अटैक करेगा तो उसे डिफेंस करने का काम जो है वो कौन करने वाले हैं? ब्रिटिशर्स करने वाले हैं। मतलब फर्स्ट वॉर के अंदर एक ट्रीटी हुई थी दैट वाज अ डिफेंसिव ट्रीटी कि अगर कोई भी यहाँ पर मैसूर पर अटैक करेगा तो ब्रिटिशर्स उसे क्या करेंगे? डिफेंड करेंगे। बट जब भविष्य में मराठास बार बार मैसूर पर अटैक करते हैं तो हैदर अली एक्सपेक्ट कर रहा था कि ब्रिटिशर्स यहाँ मदद करने आएंगे, पर वो नहीं आए। तो देखिए क्या पढ़ना है हमें? सम ऑफ द कॉजेज ऑफ द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि कब हुआ है? 1780 से लेकर 84 में। अभी मैंने आपको बताया कि मराठास रिपीटेडली अटैक करते थे
वहाँ की वेल्थ के कारण। तो क्या हुआ कि देखिए, Britishers failed to fulfill the terms of the defensive treaty with Hyder when he was attacked by the Marathas. So first statement सही हुआ कि नहीं? Yes, कि क्या हुआ था यहाँ पर, ब्रिटिशर्स उसकी मदद करने नहीं आए थे जब मराठास यहाँ पर अटैक कर रहे थे। इसके अलावा और भी कुछ रीजन हुआ करते थे। भाई उन्हें लड़ने का प्लेटफॉर्म इंडिया में मिलता था, बट उन लोगों की लड़ाई पहले भी कहीं से चल ही रही थी। सो अगर हम बात करें, देयर वॉज एन आउटब्रेक ऑफ हॉस्टिलिटीज बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच एंड अलाई ऑफ हैदर ड्यूरिंग द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यस, सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो यस, आपको देखने को मिलेगा उस समय वर्ल्ड में क्या चल रहा था, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था, पर्टिकुलर यूएसए वाले एरिया में, एंड जिसके चलते यहाँ पर जो हैदर अली का अलाय है वो कौन है, फ्रेंच है, और ब्रिटिशर्स तो उसके राइवल हैं ही। तो इन लोगों के बीच में यहाँ पर क्या हुआ था, आउटब्रेक ऑफ हॉस्टिलिटीज हुआ था। सो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, और इसका आंसर क्या होने वाला है, सी, बोथ 1 and 2, कि दोनों ही कॉजेस थे जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। देख सकते हैं आप यहाँ पर आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं जिनमें नॉट दिया होता है या इनकरेक्ट दिया होता है, इनको सबसे पहले आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। तो ये जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या पूछने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पॉजिटिव फैक्टर बिहाइंड द इंडिगो और ब्लू रिबेलियन। इंडिगो या फिर ब्लू रिबेलियन की अगर मैं बात करूं तो आपने जैसे गांधी जी के टाइम में भी पढ़ोगे, तीन खटिया सिस्टम एटसेट्रा। सो ये क्या था, ब्लू रिबेलियन, मतलब यहाँ पर इंडिगो के कंपलसरी कल्टीवेशन के लिए हमारे यहाँ के पीजेंट्स को फोर्स किया जाता था, जिसके चलते जगह जगह पर आपको रिबेलियंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब आखिर ऐसा क्या कारण था, तो इसका कारण था कि उस समय में वहाँ पर रिवॉल्यूशन हो रहा था ब्रिटेन में, जिसके चलते उन्हें जो है डाई की ज़रूरत पड़ती थी, और वो डाई ये लोग किससे बनाते थे, इंडिगो से बनाते थे। अब इंडिगो से बनाना है जिसके लिए इन्हें एक ज़मीन की ज़रूरत होती थी और चीप लेबर की ज़रूरत होती थी। इन लोगों का हमारा मेन टारगेट क्या हुआ, इंडिया, कि इंडिया के अंदर जो पीजेंट्स हैं उनका तो हम फुलेस्ट एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। तो इसी के कारण हमारे यहाँ पर जो पीजेंट्स होते थे उन्हें यहाँ पर फोर्स किया जाता था कंपलसरी कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ो बच्चों। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, द पीजेंट्स वर कंपेल्ड टू प्लांट इंडिगो रेदर देन द फूड क्रॉप्स। तो ये तो हमने अभी पढ़ा कि यस, कंपलसरी कल्टीवेशन के लिए फोर्स किया जाता था। इट मीन्स ये स्टेटमेंट आपका क्या हुआ, सही। बट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट, या फिर वो फैक्टर्स जो कि नहीं रिस्पॉन्सिबल थे। मतलब पहला स्टेटमेंट होने वाला है क्या, नहीं। सो आप क्या करेंगे यहाँ पर, जिसमें आपको फर्स्ट दिख रहा है उसको आप एलिमिनेट कर देंगे। फिर अगर हम देखें सेकंड में क्या बोल रहा है, द पीजेंट्स वर प्रोवाइडेड द लोन्स कॉल्ड दादोन। अब देखो क्या होता था, जब इंडिगो के लिए कंपलसरी कल्टीवेशन के लिए फोर्स करते थे तो उसके लिए क्या है, आपको सबसे पहले इंडिगो के बीज वगैरह खरीदने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपके पास पैसा कहाँ से आएगा, तो उसके लिए ब्रिटिशर जो है यहाँ पर लोन्स भी प्रोवाइड करते थे, जिस लोन को बोला जाता था दादोन। एंड ये जो लोन देते थे वो बहुत ही ज़्यादा हायर इंटरेस्ट रेट पे भी देते थे। तो इस अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, सही हो गया। बट हम तो क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ रहे हैं। मतलब सेकंड वाले को भी आप क्या कर देंगे, यहाँ पर गलत कर देंगे। थर्ड आ जाते हैं, एक्विजिशन ऑफ फार्मलैंड बाय द ब्रिटिशर्स फॉर देयर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। एंड ऐसा कुछ था क्या, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए ये लोग ऐसा कुछ कर रहे थे, सो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो नहीं वाले स्टेटमेंट ही हमें मैच करने हैं जो कि नॉट में आएंगे। सो थर्ड स्टेटमेंट आप बोल सकते हैं, एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द इंटरनल ट्रेड ऑफ इंडिगो। तो रेस्ट्रिक्शन तो बिल्कुल नहीं लगाया, वो लोग तो और ज़्यादा यहाँ पर प्रमोट कर रहे थे। मतलब थर्ड और फोर्थ जो है इसका आंसर यहाँ पर होने वाला है। तो इस वजह से आपका आंसर क्या होगा, सी, जिसमें ऑप्शंस क्या है, थर्ड एंड फोर्थ ओनली। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या होता था, जब इंडिगो की खेती की जाती थी तो उससे ज़मीन जो है उसकी फर्टिलिटी बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड हो जाती थी, इसलिए कोई भी उसे उगाना नहीं चाहता था। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड दस द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कौन था, इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए मैं ही बता देती हूँ आपको, इसका आंसर होने वाला है सी, दैट इज वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग को कई सारी चीज़ों के लिए और जाना जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो फर्स्ट बैटल उन्होंने कौन सा लड़ा, यहाँ पर बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के बाद आपको नेक्स्ट मेजर बैटल देखने को मिलेगा यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर। फिर कुछ चेंजेस वगैरह भी हुए थे हमारे यहाँ पर, जैसे रॉबर्ट क्लाइव जो है उन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, दैट वाज द सिस्टम ऑफ ड्वेल सिस्टम। तो ड्वेल सिस्टम में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है बच्चों, कि सबसे पहले तो इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया। ड्वेल मतलब दो लोगों की यहाँ पर बात होने वाली है। तो जो पूरे बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। देख लेते हैं एक बार किसमें क्या था।
तो ड्वेल गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं या ड्वेल सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ ऐसा किया गया कि 2 अथॉरिटी को अपॉइंट किया जाएगा। एक कौन होने वाला है यहाँ पर नवाब, और एक होने वाला है यहाँ पर ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव, वो जिसे चाहेंगे उसे यहाँ पर अपॉइंट करेंगे। अब नवाब को क्या काम दिया गया, तो इसको काम दिया गया यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का या फिर सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो ब्रिटिशर्स के रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे इन्हें यहाँ पर काम दिए गए मॉनेटरी राइट्स या फिर दीवानी राइट्स भी आप बोल सकते हैं। दीवानी राइट्स आर बेसिकली राइट्स ऑफ टैक्स कलेक्शन। तो इनको इस तरीके से यहाँ पर जो है पैसों से डील करने का काम दिया गया, और जितने भी आलतू फालतू काम थे वो किससे दे दिए गए, नवाब को दे दिए गए। सो इस तरीके से ये क्या इंट्रोड्यूस हुआ था, यहाँ पर ड्वेल सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। सो अल्टीमेटली जो नवाब हुआ करता था उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत सारी दी गई थी बट विदाउट पावर, उसके पास शक्तियाँ कुछ भी नहीं थी। बट इस सिस्टम को आने वाले समय में एबॉलिश करने का काम कौन करेगा, तो वो होने वाला है वॉरेन हेस्टिंग। सो वॉरेन हेस्टिंग को इन सब चीज़ों के लिए ही यहाँ पर जाना जाता है। सो आप एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ब्रिटिश रेसिडेंट्स की। ब्रिटिश रेसिडेंट्स इन द कोर्ट ऑफ वेरियस प्रिंसली स्टेट्स वर, जैसा कि हमने स्टेटमेंट को पढ़ा है यहाँ पर। अब ब्रिटिश रेसिडेंट्स मतलब कौन होते थे, तो देखिए सबसे पहले समझिए कि हमारे यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स होते थे, मतलब राजे रजवाड़े होते थे। उनके कोर्ट में, उनके दरबार में परमानेंटली कुछ ब्रिटिश रेसिडेंट्स को, ब्रिटिश के रिप्रेजेंटेटिव्स को या लोगों को अपॉइंट यहाँ पर कर दिया गया था। सो उसी से रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, अपॉइंटेड बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ द 1858 एक्ट। इसके लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि इसके जस्ट 1 साल पहले क्या हुआ था, तो दैट वाज रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो था दैट वाज इंटरफेरेंस, कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनका इंटरफेरेंस अपनी चरम सीमा पर हुआ करता था। नो मैटर वो सोसाइटी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, रिलीजन हो, व्हाटसोएवर। सो ब्रिटिशर्स का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंटरफेरेंस था। मैं ब्रिटिशर्स के लूँ या ब्रिटिश रेसिडेंट के लूँ, इंटरफेरेंस तो होने ही वाला है, ऑब्वियस सी बात है। सो यहाँ पर क्या हुआ, इसी इंटरफेरेंस को ओवरकम करने के लिए, इंडियंस को शांति देने के लिए एक एक्ट लाया गया, दैट वाज एक्ट ऑफ 1858। सो 1858 जो है उसका तो मेन टारगेट ही था यहाँ पर कि किसी भी तरीके से इंटरफेरेंस को जो है एलिमिनेट कर दिया जाए। ब्रिटिशर्स उनके एरिया में या उनके जो भी पर्टिकुलर चीज़ें हैं उसमें इंटरफेरेंस नहीं करें। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, अपॉइंटेड बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ 1858 एक्ट। तो अभी हमने देखा, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर रॉन्ग होने वाला है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द सीनियर मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट हु वंस एट द टाइम टेम्परेली सेटल डाउन एट द प्रिंसली कोर्ट्स। तो नहीं, ऐसा भी इसके अंदर कुछ भी नहीं था। तो आप बोल सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, इसमें गलत है। सो आपका आंसर क्या हुआ, डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13, एज अ रिजल्ट ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी की हम यहाँ पर बात करेंगे। सो फर्स्ट स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, द ब्रिटिश स्टार्टेड बिल्डिंग इन्फ्लुएंस ओवर द बंगाल। सो ये बात तो बिल्कुल ही सही है कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने बंगाल में जो है कंट्रोल करने की कोशिश करी, और उनका मेन टारगेट यही था कि जो भी हम रेवेन्यू वगैरह देते हैं उनमें हमें किसी न किसी तरीके का कंसेशन मिल जाए। सो फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़िए, तो जो बात मैंने अभी आपको बताई है वही यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यस, फर्स्ट वाला जो है इसका आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ए पॉइंट सही है। सेकंड देखते हैं हम यहाँ पर, इट रिजल्टेड इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द इंडिया यूजिंग द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। भाई बैटल ऑफ प्लासी में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उन्होंने तो सिंपली क्या करा था, बंगाल के ऊपर रेवेन्यू से रिलेटेड कुछ ना कुछ कंसेशंस पाने की कोशिश करी थी, जिसके चलते वो अपने अमाउंट को यहाँ पर बचा सके। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो क्या है, गलत है। सो इसका आंसर क्या होने वाला है, ए, दैट इज फर्स्ट ओनली। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 14, द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी प्राइमरी एम्ड एट। पैरामाउंटसी मतलब हम यहाँ पर खुद को सुप्रीम बताने की बात करें, तो ये जो पॉलिसी है वो कौन लेकर आया है, ब्रिटिशर्स लेकर आए हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, मेकिंग ऑल इंडियंस स्टेट एक्सेप्ट द सुजरेनिटी ऑफ द ब्रिटिशर्स। मतलब यस, आप सभी जो है इंडिपेंडेंट तो हैं, बट आपको किसके अंडर में रहना है, ब्रिटिशर्स के अंडर में रहना है। तो यस, इसका जो आंसर है वो भी क्या होने वाला है, ए ही होने वाला है। अगेन यहाँ पर लैंड रेवेन्यू पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। विद रेफरेंस टू द इजारेदारी सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर समझेंगे इजारेदारी सिस्टम आखिर क्या था।
इजारेदारी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो हिट एंड ट्रायल यहाँ पर किया गया था वो इसी पॉलिसी के फॉर्म में किया गया था। इस पॉलिसी को जिसने इंट्रोड्यूस किया था उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। सो इजारेदारी सिस्टम जो है उसे कौन लेकर आया? वॉरेन हेस्टिंग लेकर आया। वॉरेन हेस्टिंग जो है इसको लेकर आया और उसने क्या इसके अंदर टारगेट्स करे, तो उसने देखा कि इन इंडियंस के पास ज़मीन तो बहुत सारी है, तो क्या किया जाए। तो उसने यहाँ पर इस तरीके से पूरी की पूरी एक सभा लगाई और ज़मीन जो है उसको सामने पेश किया और फिर यहाँ पर चेक किया गया कि किस पर्टिकुलर लैंड से कितना प्रोडक्शन हो सकता है। और कई सारे बिडर्स को यहाँ पर बोली लगाने वाले लोगों को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि आप बताइए इसमें कितना आप जो है हमको लाकर दे सकते हैं। सो लोगों ने यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बोलियां लगानी स्टार्ट करी। सो जो सबसे हाईएस्ट बिडर होता था, नो मैटर उस लैंड की इतनी प्रोडक्टिविटी है भी या नहीं है, या फिर उसके इम्प्रोवाइजेशन के लिए काम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इन सब चीज़ों को यहाँ पर नज़रअंदाज किया गया और एज अ रिजल्ट ये सिस्टम क्या कहलाया? इजारेदारी सिस्टम, विच वॉज बेसिकली बेस्ड ऑन द ऑक्शनिंग ऑफ द लैंड या फिर बिडिंग। सो अब देखते हैं हम इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट, पढ़ो क्या लिखा है। द इजारेदारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय मुनरो। क्या बोला मैंने आपको, किसने इंट्रोड्यूस किया था इसे? वॉरेन हेस्टिंग ने इंट्रोड्यूस किया था। और थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर देखा था, अच्छा वो हॉल्ट मैकेंजी के बारे में देखा था, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर बात करें मुनरो, तो हेक्टर मुनरो ने इंट्रोड्यूस किया था रैयतवारी सिस्टम। सेकेंड देखते हैं, द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड वॉज गिवन टू द हाईएस्ट बिडर। ये तो यस मैंने आपको अभी बताया। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? सही है, बट फर्स्ट क्या है? गलत है। तो आप यहाँ पर एलिमिनेशन टेक्निक को भी फिर से यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है वो तो गलत होने वाला है। तो चलो एलिमिनेट करते हैं। बी आपका जो है यहाँ पर एलिमिनेट हो चुका है। थर्ड पॉइंट, द लैंड वॉज गिवन एज अ परमानेंट एसेट टू दी इजारेदार। ऐसा कुछ था क्या? वो परमानेंट बेसिस पर उसको ऑनर बनाना चाहते थे? नहीं, वो ऑनर तो कभी किसी को बनाना ही नहीं चाहते थे। इट मीन्स यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सो आपका थर्ड स्टेटमेंट भी क्या होने वाला है? रॉन्ग होने वाला है। सो हम बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो क्या होने वाला है? डी, दैट इज सेकेंड ओनली। न्यू बैच के बारे में मैंने आपको अर्लियर भी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि हमारे परसिवरेंस आईएएस पर यूपीएससी और एमपीपीएससी का न्यू बैच वेरी अफोर्डेबल प्राइस में दैट इज 4500 में स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस कवरेज दिया जाएगा, 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगी। तो जल्दी से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए एंड कोर्सेज को आप एनरोल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करूं तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ड्वेल गवर्नमेंट आखिर क्या हुआ करता था। सो ड्वेल गवर्नमेंट का एक्सपेरिमेंट जो है वो कहाँ किया गया था? बंगाल में किया गया था। अब पढ़िए यहाँ पर ध्यान से कि ड्वेल गवर्नमेंट से रिलेटेड स्टेटमेंट इन्होंने पूछे हैं। इट वॉज इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन मद्रास। देखो ध्यान से पढ़ना है, क्या बोला इसने? इन मद्रास बाय रॉबर्ट क्लाइव। तो आप जो है खुश हो जाओगे रॉबर्ट क्लाइव को देखकर कि मैम ने ही तो बताया थोड़ी देर पहले, बट ध्यान से पढ़ना है। मैंने कहाँ पर बोली थी इसकी लोकेशन? बंगाल में बोली थी। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या होने वाला है? यहाँ पर रॉन्ग होने वाला है। नेक्स्ट, अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज मेड इन चार्ज ऑफ बोथ सिविल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो मुझे बताओ, मैंने आपको क्या बताया था कि ड्वेल गवर्नमेंट के अंदर जो सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ये सब काम किसे दिए गए थे? क्या ये ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को दिए गए थे या फिर वहाँ के नवाब को दिए गए थे? सो जैसा कि आप सभी को लग रहा है नवाब को, तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर क्या आने वाला है? नवाब। कि सारे एडमिनिस्ट्रेशन के कामकाज किसको दिए गए थे? नवाब को। मतलब सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या है? यहाँ पर गलत है। थर्ड, द प्रिंसली स्टेट्स वर एम्पावर्ड with the rights of collecting the revenue but had no responsibility for internal administration। तो ड्वेल गवर्नमेंट में सबसे पहले हमने यही देखा कि आखिर यहाँ पर जो टैक्स कलेक्शन वगैरह के अधिकार थे या फिर राइट्स थे वो किसको दिए गए थे? तो वो यहाँ पर ब्रिटिशर्स के हाथ में हुआ करते थे। मतलब ये प्रिंसली स्टेट्स वाला पॉइंट भी यहाँ पर गलत है। यहाँ पर क्या आना चाहिए? ब्रिटिशर्स। तो आपका यहाँ पर ये थर्ड स्टेटमेंट भी क्या हुआ? गलत हुआ। सो आप अगर आंसर को चेक करना चाहते हैं तो मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दोनों ही गलत है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट? तो करेक्ट इन्होंने पूछा है और इसका आंसर क्या होने वाला है? डी, दैट इज नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 मतलब हम यहाँ पर एक्ट्स की बात कर रहे हैं। अब कुछ पर्टिकुलर एक्ट्स हैं, तो सबसे पहले एक्ट्स को समझेंगे। द आर्म्स एक्ट या फिर वर्निकुलर प्रेस एक्ट। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आर्म्स एक्ट की, तो यस, आर्म्स एक्ट जो है वो किसके द्वारा लाया गया था? सो दैट वाज ब्रॉट बाय लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन जो है इसने कई सारे हमारे ऊपर बैन वगैरह या रेस्ट्रिक्शन लगाने की भी कोशिश करी थी। सो हम देखते हैं यहाँ पर, द आर्म्स एक्ट बैन डोमेस्टिक आर्म मैन्युफैक्चर एंड प्रोवाइडेड फॉर ड्यूटी फ्री आर्म इम्पोर्ट।
ये ड्यूटी फ्री आर्म्ड इंपोर्ट, मतलब ये तो हमारे ऊपर बहुत ही कुछ अच्छा काम करने वाले हैं। मैंने अभी आपको बोला कि लॉर्ड लिटन जो है उन्होंने क्या करे थे, रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा। लॉर्ड लिटन जो है वो आर्म्स एक्ट को लेकर आया था, जिसके चलते इंडियंस को यहाँ पर हथियार रखने के अधिकार नहीं थे, और अगर कोई विदाउट लाइसेंस यहाँ पर विथ वेपन्स देखा जाता था तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस के तहत लिया जाता था और उसको जेल भी हो सकती थी। कुछ लोग थे बच्चों जिन्हें इसके एक्सेप्शन में रखा जाता था, लाइक यूरोपियंस एंड एंग्लो इंडियंस। तो इस बात को ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, किन लोगों को एक्सेप्शन है यहाँ पर, सो इसके अंदर आप देख पाएंगे यूरोपियंस एंड एंग्लो इंडियंस, इन लोगों के लिए एक्सेप्शन होता था, ये लोग वेपन्स को कैरी कर सकते थे। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत हुआ। नेक्स्ट, द वर्निकुलर प्रेस एक्ट। वर्निकुलर प्रेस एक्ट को सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वर्निकुलर प्रेस एक्ट की अगर हम बात करें तो ये लोकल लैंग्वेजेस के अंदर जो भी मैगजीन्स या न्यूज़पेपर वगैरह छपते थे उसके लिए लाया गया था। क्या होता था, ये वो दौर था जिस समय में कई सारे न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह जो है वो पब्लिश होते थे, एंड ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि कोई भी, पहले तो क्या है, चलो हिंदी वगैरह में पब्लिश होते थे, ओके, बट अब यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा कि जो इंडियंस थे उन्होंने इंग्लिश में भी न्यूज़पेपर को पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था। सो वर्निकुलर प्रेस एक्ट जो है ये एक तरीके की सेंसरशिप एक्ट होता था जो कि हमारे यहाँ की लोकल लैंग्वेजेस के ऊपर लगाया जाता था कि अगर कोई भी यहाँ पर किसी चीज़ को न्यूज़पेपर में पब्लिश करना चाहता है तो उसे पहले ब्रिटिशर्स से चेक कराना होता था, वो लोग पास करेंगे उसके बाद ही वो चीज़ जो है यहाँ पर पब्लिश हो पाएगी। और अगर कुछ यहाँ पर सेडिशन वगैरह देखा जाता था या देखा जाता था कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स के खिलाफ है तो वे जेल वगैरह होने के भी प्रावधान होते थे। सो वर्निकुलर प्रेस एक्ट ने यहाँ पर क्या करा, बैंड ऑल प्रेस एजेंसीज इन इंडिया दैट वर रन और मैनेज्ड बाय इंडियंस। नहीं, ये ऑल तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता है, और बैंड भी हम नहीं बोल सकते, उसकी जगह हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, रिस्ट्रिक्टेड। इसने क्या किया था, रिस्ट्रिक्ट किया था कई सारी चीज़ों के लिए कि पहले आपको यहाँ पर चेक कराना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपका सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, डी, दैट इज नन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात कर रहे हैं, तो पढ़ो क्या लिखा है क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट्स ऑफ 1860 हैव अ बूस्ट टू द इंडियन इंडस्ट्रीज। सो 1860 के अंदर के कुछ डेवलपमेंट्स की यह बात कर रहा है जिसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज को यहाँ पर बूस्ट मिला होगा। तो देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग प्रोटेक्शन एज फॉर्मली अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिशर्स। तो नहीं, ऐसा कोई प्रोटेक्शन वगैरह उन्होंने हमें तो नहीं दिया हमारे किसी तरीके के एडवांसमेंट के लिए या डेवलपमेंट के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इसमें क्या होने वाला है, गलत होने वाला है। नेक्स्ट है अमेरिकन सिविल वॉर। अमेरिकन सिविल वॉर जो है, यस उसने हमें डेवलपमेंट में हेल्प करी। कैसे हेल्प करी, तो देखिए अमेरिका में क्या चल रहा है, यहाँ पर सिविल वॉर चल रहा है। अब भाई सिविल वॉर चल रहा है तो पहले रॉ मटेरियल जो है इंडस्ट्रीज के लिए इसी से लिया जाता था, बट अभी यहाँ पर सिविल वॉर चल रहा है तो अमेरिका जो है वो रॉ मटेरियल को नहीं दे पाएगा। अब क्या हुआ, ब्रिटेन के अंदर यहाँ पर जो है आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखने को मिलेगा, जिसके चलते इंडस्ट्रीज के लिए उन्हें स्पेशली कॉटन वगैरह की रिक्वायरमेंट होती थी, और कॉटन मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रॉ मटेरियल की। अब ये रॉ मटेरियल का सप्लाई अभी तक तो इन्हें अमेरिका से होता था, बट ड्यू टू सिविल वॉर अब इन्हें ये चीज़ नहीं मिल पा रही है। सो इन्हें दिखेगा कि भाई एक कंट्री है जिसका नाम है इंडिया, उसको हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सो इंडिया के अंदर जो है यहाँ पर इस तरीके से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, और उसका एक रीज़न क्या होने वाला है, अमेरिकन सिविल वॉर। थर्ड, प्रोग्रेसिव रूरलाइजेशन मूवमेंट। प्रोग्रेसिव रूरलाइजेशन मूवमेंट मतलब आदमी जो है वो सिटी छोड़कर रूरल एरिया की तरफ जा रहा है, तो नहीं, ऐसा यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो थर्ड स्टेटमेंट भी इसका क्या होने वाला है, गलत होने वाला है। सो इसका आंसर क्या होगा, बी, टू ओनली। क्वेश्चन नंबर 19, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहूंगी कि एक होता है अपना फूड क्रॉप्स और एक होता है कैश क्रॉप्स। सो यहाँ पर कमर्शियलाइजेशन मतलब हम मेनली डील करने वाले हैं विद कैश क्रॉप्स, कि हम ऐसी ही क्रॉप्स उगाने वाले हैं जिसे हम क्या कर सकें, मार्केट में सेल कर सकें। अब पढ़िए ऑप्शंस को। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज वन ऑफ द मेजर पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन रूरल इंडिया। क्या मतलब है इसका, सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स फॉर ग्रेटर रेवेन्यू जनरेशन। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि किसी ग्रेटर रेवेन्यू जनरेशन के पर्पस से इसको नहीं किया जाता है। इसका पर्पस ये होता है कि ऐसी क्रॉप्स उगाई जाए जिसको हम मार्केट में इजीली सेल कर सके, जो भी उसका प्राइस हो। तो सेकंड पॉइंट है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फॉर सेल इन दी मार्केट। तो यस, सेकंड ऑप्शन इसका सही है, फर्स्ट ऑप्शन इसका गलत है।
थर्ड क्या है, मेकिंग टेनेंट्स द सोल ओनर ऑफ द लैंड। तो ये तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि ब्रिटिशर्स तो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, वो कहाँ से किसी को सोल ओनर बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसका थर्ड ऑप्शन भी क्या होने वाला है, गलत होने वाला है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होने वाला है, बी, दैट इज टू ओनली। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन डील करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो पढ़िए, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड देयर इन 1793। और नीचे आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 से 4 लोगों की बात हो रही है। तो अगर किसी को भी पता है कि परमानेंट सेटलमेंट किसने लॉन्च किया था तो वो इसका आंसर इजीली बता सकता है, नो मैटर वो बाकी स्टेटमेंट्स पढ़े या ना पढ़े। चलिए फिर भी एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 1793 में जिसने परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था और वो साथ ही साथ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी यहाँ पर रह चुका है। सो वो कौन होने वाला है, तो वो होने वाला है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, या फिर उसे चार्ल्स कॉर्नवालिस भी बोलते हैं। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, he defeated टीपू सुल्तान in थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर and signed the treaty of सेरिंगपट्टनम। तो इससे आपको एक बात और पता चली आज की क्लास में कि जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था थोड़ी देर पहले ही हमने डील करा है, जिसमें एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम, और उस समय वो ट्रीटी ब्रिटिशर्स की तरफ से अगर किसी ने साइन करी थी तो दैट वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके अलावा अगर हम देखें थर्ड पॉइंट, ही इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पुलिस रिफॉर्म्स इन कॉलोनियल इंडिया। तो यस बच्चों, ये स्टेटमेंट आपके लिए न्यू हो सकता है, बट ये बात बिल्कुल ही सही है कि उसने ही यहाँ पर जो है इस तरीके के रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था। एक्चुअल में पहले क्या होता था कि यहाँ पर टैक्स कलेक्शन वगैरह का काम जो है वो कौन करते थे, जमींदार्स वगैरह करते थे, बट आने वाले समय में इसने ही यहाँ पर कुछ पोस्ट वगैरह क्रिएट करी थी। फोर्थ, he declared the practice of slavery to be illegal। तो यह स्लेवरी के लिए भी उन्होंने कई सारे स्टेप्स लिए हैं। तो एज अ रिजल्ट आपका आंसर होने वाला है ए, दैट इज चार्ल्स कॉर्नवालिस, या फिर आप उसे यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस के नाम से भी जान सकते हैं, या फादर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। कई सारी चीजें हैं जो उनके द्वारा करी गई है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो आई होप आप सभी को ये सीरीज बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। हम इसी तरीके की बढ़िया बढ़िया सीरीज आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।